ये नहीं हो जाएंगे। चलो अब कस्टम प्रोसीजर से शुरू करना है ना। कस्टम प्रोसीजर पहला डब्बा काट दो। नेक्स्ट सेक्शन 46 फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय इंपोर्टर, नहीं पढ़ेंगे इसका, ये याद करो। फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री बाय इंपोर्टर यहाँ था कोने में। इट इज़ एन एप्लीकेशन बाय इंपोर्टर टू कस्टम अथॉरिटी फॉर असेसमेंट एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम द कस्टम एरिया। यही पढ़ाया था, यही था बस। प्रेजेंटेशन काट दो। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, होम कंजम्पशन का होता है फॉर वेयर हाउस एरिया इंटू बॉन्ड, और 3 वाला क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन एक्स बॉन्ड। सारे समझ आ गए अब कि मैंने क्यों वहाँ पर तुम्हें गाना गाया था ये वाला। अब क्लैरिटी बन रही है कि क्या किधर किधर हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सपोर्ट प्रोसीजर सेक्शन 50 टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल। पहला, इफ़ इट इज़ एन एप्लीकेशन बाय एक्सपोर्टर टू कस्टम ऑफिस फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। ठीक है, यहाँ पर अब तुम्हारा क्या हो रहा है, अब तुम भेज रहे हो, ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर है। हाँ, वो वाली चीज़ अलग थी बच्चे, ये ना एक्सपोर्ट हो रहा है। सी ये हेडिंग था ये, हाँ। तो ये यहाँ पर पहले इंपोर्ट हो रहा था, यहाँ पर अब एक्सपोर्ट हो रहा था। ठीक है, तो सेक्शन 50 टाइप्स ऑफ शिपिंग बिल। इट इज़ एन एप्लीकेशन बाय एक्सपोर्टर टू कस्टम ऑफिस फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। ये वाला जो तुम्हारा है ना, ये वर्ड, ये तुम्हारा इधर देखो एक्सचेंज रेट वाले में जो मैंने तुम्हें ग्राफ पढ़ाया, उस ग्राफ के अंदर तुम्हारा नाम आएगा शिपिंग बिल। एक्सपोर्ट किया, डेट ऑफ शिपिंग बिल देखो एक्सचेंज रेट वाले टाइम में, फटाफट देखो मिल गया। ये वो वाले डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट तुम्हारा इसका प्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। द एक्सपोर्टर ऑफ एनी गुड शैल मेक एंट्री देयर ऑफ बाय प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑफ द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम टू द प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करोगे आप अपना डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ दोगे और ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे टू द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर कौन कौन, कस्टमर का सॉरी कस्टम का जो ऑथराइज्ड बंदा होगा वो प्रॉपर ऑफिसर को फाइल करोगे। इन केस गुड्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाय वेसल या तो एयरक्राफ्ट तो शिपिंग बिल, एंड इन केस गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाय लैंड तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे चले जाएंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है। अगला, प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल कमिश्नर और कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम्स में इन केस वेर इट इज़ नॉट फीसिबल टू मेक एंट्री बाय रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम अलाउ एनी एंट्री टू बी प्रेजेंट इन एनी अदर मैनर। कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा तो कोई और तरीके से अलाउ कर दिया जाएगा बस। हाँ, टाइम लिमिट कट कर दो। ठीक है, ये क्यों मैंने पढ़ाया है, क्योंकि एक्सपोर्ट का तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आ गया तो थियोरी आएगी और इंपोर्ट का अगर आए तो प्रैक्टिकल आएगा। तो ये एक्सपोर्ट का सिर्फ इतना तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या चीज़, हाँ गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट, सॉरी यस ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट मतलब बाहर से इंडिया में आ रहा है, ट्रांसशिपमेंट मतलब इंडिया से इंडिया में कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांजिट गुड्स हुआ विच मीन्स व्हाट, वेयर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन अ कन्वेंस एंड मेंशनड इन द इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इंपोर्ट मैनिफेस्ट पढ़ो, याद करो कहाँ था। जब वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जब हम इंडिया में पहुँच जाते हैं उसके बाद कस्टम ऑफिस को जो बताते हैं तो उसको देते हैं शिप वाला देता है। हाँ, तो देखो where any goods imported in a conveyance and mentioned in the import manifest, import report as for the transit in the same conveyance। ठीक है, यूएसए वाली शिप वाला देता है राइट पोर्ट को import manifest, याद आया। इंपोर्ट तो पहुंचने की बात नहीं, हाँ, इंडिया वाले कस्टम को। ठीक है, दूसरे का नाम था कस्टम मैनिफेस्ट। ठीक है, तो एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया नहीं, अलग अलग था ना। एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट था तो फिर वो इंपोर्ट मैनिफेस्ट जो कस्टम मैनिफेस्ट लिखा है ना, सेम ही होंगे। हाँ कस्टम मैनिफेस्ट ही इंपोर्ट मैनिफेस्ट होगा, फिर होगा भी, मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ। चलो, तो एनीवे यहाँ पर अपन ने इंपोर्ट मैनिफेस्ट दिया है एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और टू एनी कस्टम स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पर कब दिया, अभी तक आपके गुड्स अनलोड नहीं हुए हैं, है ना,
इसके पहले ही हम देते हैं। क्लियरिंग करवाने के लिए तो वो बिल ऑफ एंट्री देते हैं, तो ये अब तक अनलोड नहीं हुआ है, पहले ही दे रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा द प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ है ना, मैंने लिखा था वो अलाउ कर देगा। तो प्रॉपर ऑफिसर में अलाउ गुड्स एंड कन्वेंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड प्लीज़। देखो कस्टम मैनिफेस्ट था, हम निकलवा रहे थे गुड्स। अब यहाँ पर ना एक इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और ट्रांजिट गुड्स के लिए लिखा हुआ है। ट्रांजिट मतलब अगर मान लो आपको यहाँ से जाना है लखनऊ, ठीक है, बीच में स्टेशन आया मान लो दिल्ली, तो क्या तुम उतरोगे दिल्ली पे? नहीं उतरोगे ना, क्यों? क्योंकि तुम्हें तो लखनऊ जाना है, तो ट्रांजिट। कि गुड्स को मान लो कनाडा से आ रहे हैं, यूके जाना है, ठीक है, तो और वो गुड्स रास्ते में इंडिया आया, तो इंडिया में उतर थोड़ी जाएंगे, आगे जाएंगे। वो गुड्स कौन से? ट्रांजिट गुड्स हैं, जो उतरने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली, ठीक है, वो टॉपिक को क्लैरिटी करो, शुरू से अपना गड़बड़ हुआ ना। तो ट्रांजिट गुड्स वो गुड्स जो इंडिया में उतरने नहीं वाले, वो अनलोड होने नहीं वाले, वो लोग गुड्स के लिए फाइल होता है इम्पोर्ट मैनिफेस्ट, ठीक है। अच्छा, उनके लिए फाइल होता है? हाँ, यहाँ पर अच्छा, से उनके लिए फाइल होता है? इनके लिए भी फाइल होता है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इंडिया के अंदर आए तो है ना, है ना, भले उतरे ना उतरे, तो उन्हें आए तो हैं। इसलिए एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और टू एनी कस्टम स्टेशन इन इंडिया, अगर आप वो आ रहे हो पर आप अनलोड नहीं हो रहे हो, तो आप विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी, देखो इनके लिए कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, कन्वेंस टू ट्रांजिट होता है सिर्फ उनका, ठीक है। पॉइंट समझ में? मे अलाउ द गुड्स एंड द कन्वेंस टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। ऑफकोर्स पर ये गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होने चाहिए, और प्रोहिबिटेड गुड्स की लिस्ट तुम्हें दी नहीं हुई है, यहाँ तक साथ में हो। सच गुड्स शुड नॉट बी प्रोहिबिट। बढ़िया। सेक्शन अब 50 से 54 ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसशिपमेंट मीन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। सेट क्लैरिटी। यहाँ से अगर मुझे कहीं पहुँच गया, अब रेलवे से भी भिजवाने हैं कहीं पर, तभी भी वो भी चलेगा, फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर। गुड्स इंपोर्टेड इन एनी कस्टम स्टेशन कैन बी ट्रांसशिप्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। कैसे? एक कस्टम से दूसरे कस्टम के पोर्ट पर भिजवा दिया, वो भी चलेगा ना, तो वहाँ पर तो ड्यूटी नहीं। ड्यूटी कब पे होगी? जब क्लियर होंगे, ये आपको मैंने बता रखा है अब तक। सेट है। अगला, द कन्वेंस में भी व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट, क्या फ़र्क पड़ता है? सच ट्रांसशिपमेंट में भी टू एनी मेजर पोर्ट या एयरपोर्ट इन इंडिया, ठीक है। द गुड्स कैन बी ट्रांसशिप्ड टू एनी अदर कस्टम स्टेशन इन इंडिया इफ द कस्टम ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर बोनाफाइड इंटेंडेड फॉर ट्रांसशिपमेंट टू एनी कस्टम स्टेशन। हम कोई स्मगलिंग, हम कोई कुछ इवेड या कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहे, बोनाफाइड है वो, अगर सेटिस्फाइड है तो आपको करने देगा, यहाँ तक, ठीक है। अगला पॉइंट कट कर दो। नेक्स्ट तुम्हारा है गुड्स टू बी ट्रांसशिप्ड मस्ट बी स्पेसिफाइड इन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट। अब ये गुड्स हम लोग इवेंचुअली इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, वो इम्पोर्ट मैनिफेस्ट आ गया, ठीक है। अगला, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शुड बी सबमिटेड टू कस्टम ऑफिसर। सब समझ में आ रहा है साथ साथ? नेक्स्ट, सच गुड्स शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड गुड्स। बॉन्ड हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर द पर्पस। ये तुमको मैंने बताया था ना, ट्रांसशिपमेंट, एक से पोर्ट से दूसरे पोर्ट, यानी कि वेयर हाउस में खेला जा रहा है, तो बॉन्ड भरना पड़ेगा। हाँ, इनटू बॉन्ड, वेरी गुड। इनटू बॉन्ड चार्ज है कि डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट भी है और पैसा भी दिया जाता है उस डॉक्यूमेंट के द्वारा। ट्रांसशिपमेंट में भी दिया जाता है अगर वेयर हाउस यूज करेंगे तो। ठीक है। यहाँ पर जैसे अनलोड हुए और फिर उससे मान ले रेलवे में कोई और जगह पर गए हैं, तभी तो दिया जाएगा ना। इसलिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कस्टम ऑफिसर हैज़ टू बी सबमिटेड विद इन 1 month दैट गुड्स हैव बीन प्रॉपरली ट्रांसफर्ड। बढ़िया। हाँ, अगर आपने गुड्स ले ही लिए तो आपने तो क्लियर करवा लिया ना, तो कस्टम की जब तक है तब तक ड्यूटी भी नहीं पेड है, इसलिए यहाँ तक, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट हमने पढ़ लिया है, एक बार इसको रीड कर लेना प्लीज़, समझ में आ जाएगा। पर इसको करना समझ में आ जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लेना उसको, पढ़ोगे लेकिन तुम खुद। अगला वेयर हाउसिंग, चलो पढ़ें, समझ में आएगा। आफ्टर द गुड्स आर इम्पोर्टेड, द इम्पोर्टर कैन कीप गुड्स इन वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक, he can pay custom duty and clear imported goods from the warehouse and when needed. This facility is available to all exporter manufacturer. बढ़िया। एडवांटेज, स्टॉक सफिशिएंट अवेलेबल रहता है सारा टाइम पे वहाँ पर। इम्पोर्टर कैन पोस्टपोन पेमेंट ऑफ ड्यूटी, फैसिलिटेड री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फैसिलिटेड री एक्सपोर्ट क्यों? वहीं पड़ा है ना, वहीं से वापस एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक वेयर हाउस कुछ होते हैं। अच्छा, ये काट दो, 57, 58 सेक्शन दोनों काट दो। अंटिल 61 पीरियड फॉर विच वेयर हाउस। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ना पड़ेगा ये वाला।
आसान है ये भी। क्या हुआ है, पीरियड फॉर विच गुड्स में भी रिमेन इन वेयर हाउस्ड, ठीक है। वेयर हाउस के अंदर आप कितना टाइम तक रख सकते हो, उन्होंने बोला एक होता है EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, तुमने पढ़ा है नाम कहीं पर। जो कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है ना, या तो उनको बनाया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए, उनका कुछ 90% एक्सपोर्ट ही होता है, हमने पढ़ा है ये, पता नहीं कहाँ पर पढ़ा है, जिनका 90% काम एक्सपोर्ट ही होता है, ठीक है, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होते हैं। अगर आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तो आप कैपिटल गुड्स रख सकते हो फॉर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अंटिल क्लियरेंस। जब तक आपने नहीं निकलवाया तब तक रखो, कोई रोक टोक नहीं है। अदर गुड्स हैं, ठीक है, अगर आप कैपिटल गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तभी भी आप रख सकते हो, कोई दूसरे गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तब भी आप रख सकते हो, ठीक है। अंटिल क्लियरेंस, पीरियड फॉर विच गुड्स में रिमेन इन वेयर हाउस अंटिल क्लियरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप EOU नहीं हो तो फिर 1 साल तक रख सकते हो, उसके ऊपर नहीं। एक्सटेंशन ऑफ वेयर हाउस यहाँ पर तो नीडेड नहीं है ना, यहाँ पर है आपको मिल जाएगा 1 ईयर एट अ टाइम का, एक साल का मिलता रहेगा, ठीक है। साथ में समझ में आ रहा है? और 1 साल तक का क्लियरेंस का टाइम मिलेगा ऊपर EOU के, मतलब ये 1 साल वो है कि कब तक तेरा सामान वेयर हाउस में रह सकता है। तूने वेयर हाउस कस्टम का ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना, तो 1 साल तक रखो। और रखना है तो पहले से नोटिस दे आओ कि मेरे को और रखने दो, मेरे पास नहीं है कंपनी में जगह, मेरे को। हाँ हाँ अगर कोई बंदा क्लियर नहीं करता तो उसको बेच भी देते हैं। हाँ, अगर EOU वाला नहीं है ना, दूसरा है तो बेच देते हैं। फिर अगर पेरिशेबल हैं तब भी बेच देंगे, ऐसा नोटिस भेजेंगे आपको कि लेकर जाओ, या अपनी ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी पे कर रहे हो कंटिन्यूसली फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग पीरियड। रिडक्शन मतलब अब कम टाइम के लिए, आपको थोड़ा टाइम के लिए, यहाँ पर तो कुछ रिडक्शन है नहीं, नो रिडक्शन इज परमिसेबल। यहाँ पर बोला इफ गुड्स आर लाइकली टू बी डिटोरिएटेड, यानी कि पेरिशेबल गुड्स हैं, द कमिश्नर में रिड्यूस द पीरियड ऑफ सच एक्सटेंड एज मे डीम फिट। आया समझ? सारे साथ में हो? आ रहा है एवरीबडी? चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, 15% आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। यहाँ तक क्लैरिटी है? अगला जो ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74 एग्जैक्टली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ड्यूटी ड्रॉबैक इज, मान लो मैं कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करती हूँ और मैं एक ट्रेडर हूँ, तो मैं जैसे इंपोर्ट किया वैसे एक्सपोर्ट भी कर दिया। मैं चाइना से इंपोर्ट कर रही हूँ और फिर थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस पर USA UK कहीं पर एक्सपोर्ट कर रही हूँ, कर सकते हैं, बढ़िया। तो अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब आपने इंपोर्ट पर जब टैक्स भरा, कस्टम ड्यूटी पे करी, ठीक है, उसका आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक यानी कि माइनस करने मिल जाती है जब आप एक्सपोर्ट करोगे। वो किस हिसाब से माइनस होती है, क्या तरीका है, कोई चिंता करने की बात नहीं, अपने को बताया ही नहीं, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक है, बस मिलता है। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, ठीक है। यहाँ तक अब परसेंटेजेस यहाँ पर थोड़े बहुत बताए हैं, वो देख लेंगे। पहले तुम्हारा बेसिक कंडीशन, गुड्स हैव बीन ओरिजिनली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, द ड्यूटी हैज़ बीन पेड ऑन देयर इंपोर्टेशन। और तीसरा, सच गुड्स आर केपेबल ऑफ बीइंग इजीली आइडेंटिफाइड विच हैव बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया ऑन देयर एक्सपोर्टेशन। जब आप जा रहे हैं तभी आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ अब ये गुड्स वापस भी जा रहा है। आया? बताओ। दिक्कत कोई? चलो ठीक है, अगला एंट्री फॉर एक्सपोर्ट्स कट कर दो। हाँ जी, चलो ठीक है। क्वांटम ऑफ ड्रॉबैक, क्वांटम ऑफ ड्रॉबैक में क्या नहीं यार पढ़ना, एक बार देख लो खाली क्या है। क्वांटम ऑफ ड्रॉबैक अच्छे से बाद में भी आगे भी दिया हुआ है। अब देखो, अंडरस्टैंड प्लीज़ देख, क्या होता है ना, आपने कोई गुड्स इंडिया में मंगवाया, उस पर कोई प्रोसेस करके भेजा, अलग बात, जैसे ही आया वैसा ही भेज दिया, अलग बात। और एक और चीज़, आया आपने इंडिया में यूज़ किया और फिर बेच दिया, वो एक तीसरी बात, ठीक है। इंडिया में प्रोसेस करके भेजा, वो इतना दिया नहीं हुआ है। एक चीज़ दिया है कि इंडिया में आया, तुमने यूज़ किया है और वो बेच दिया, ठीक है। और वो दोनों तरीक़ों से, या तो कमर्शियल या तो पर्सनल, ठीक है। इस तरीके से हम बाइफरकेट करके पढ़ेंगे। अगले पेज पर आओ। हाँ, वो यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ से। हाँ, ये पहले चार्ट पढ़ो 7.2।
ड्यूटी ड्रॉबैक सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ड्यूटी। हाँ जी, सारे हो साथ में। अब यहाँ पर देखो, गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस। इम्पोर्ट बिजनेस पर्पस के लिए इंडिया में आए, आप उसको यूज़ करके वापस भेज रहे हो या तो बिना यूज़ के वापस भेज रहे हो। अगर आप उसको यूज़ करके वापस भेज रहे हो, एक्सपोर्टेड आफ्टर यूज़, तो आपको भेज देना है विदिन 18 महीना। अगर आप 18 महीना में वापस नहीं भेजते हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप बिना यूज़ के, सॉरी आफ्टर यूज़ करें, और आफ्टर, हाँ देखो आफ्टर तो नो DDB, अगर विद इन भेज रहे हो तो मिलेगा किस हिसाब से? अगर आपने 3 महीने में वापस भेजा तो 90% मिल जाएगा, अगर 3 से 6 महीने में तो 85, 6 से 9 तो 75, ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विद इन 18 मंथ्स वापस भेज दिया। तो ये उस 18 मंथ की बात कर रही है कि 18 मंथ के बाद 3? नहीं 18 मंथ की बात कर रहे हैं। आफ्टर 18 मंथ तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। यहाँ तक ठीक है। अगर एक्सपोर्ट किया विदाउट यूज़ तो फिर 24 महीने का टाइम दे रहा है तुमको, तो फिर 24 महीने का टाइम दे रहे हैं। 98%, अगर तुमने विद इन 24 मंथ से पूरा 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। आफ्टर तो नो मिलेगा। ठीक है, आया उसमें कोई डब्बा नहीं है, फटाफट चलो ना, करते ना। अगला, गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस। इसमें कोई ऐसा ग्राफ नहीं है। गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस, तो फिर एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट। पर्सनल के लिए तो 2 साल का टाइम मिल रहा है। ठीक है, क्या है? DDB अलाउड विदाउट परमिशन फ्रॉम CBIC। अगर तुमने एक्सपोर्ट कर दिया विद इन 2 साल तब भी तुम्हें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। कितना? ये क्वार्टरली दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? इसको पढ़ने का एक तरीका है। देखो, इन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर, यानी कि ईयर पहले वाले में दिया हुआ है ना, तो तुम्हारा पहला वाला क्वार्टर के हिसाब से तुम्हारा 96%। ठीक है, उसके हिसाब से देन नेक्स्ट 92, उसके बाद ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर 84, यानी कि ये पहले साल में तुम्हारा इतना इस रेट तक गिरेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर दूसरा साल शुरू हुआ, यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। पहले क्वार्टर में 4% से कम हो रहा है, दूसरे क्वार्टर में 3% से कम हो रहा है, थर्ड क्वार्टर में 2.5% से कम हो रहा है, और फोर्थ में 2% से कम हो रहा है। समझ रहा है? ये साथ साथ लिखते रहना। आया समझ? पक्का? हुआ क्या यहाँ पर? गुम गए कि हो गया? पक्का सारे जिया साथ में? चलो अगला, बैगेज। ठीक है, बैगेज मीन्स ऑल ड्यूटीएबल आर्टिकल इम्पोर्टेड बाय पैसेंजर और अ मेंबर ऑफ अ क्रू इन हिज बैगेज। ठीक है, अनअकम्पेनिड बैगेज इफ डिस्पैच्ड प्रीवियसली और सब्सिक्वेंटली विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज ऑल्सो कवर्ड। बैगेज डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इम्पोर्टेड थ्रू कोरियर आर्टिकल, ये सब। ठीक है, इसका रेट लिख लो यहाँ पर, पता नहीं है नहीं है कहाँ पर है। 35% प्लस 10% SWS इसका बैगेज का। हाँ, स्ट्रेट अवे 35% है, प्लस 10% आई होप, प्लस 10% का SWS। इस पर SWS लगता है बैगेज पर। 35% क्या? वो BCD जो सी होती है। हाँ, नहीं उल्टा बोल दी। नहीं, यहाँ तक ठीक है। अब रूल 2 आओ। रूल 2 में बैगेज के बोल रखे हैं। इंटरेस्ट मीन्स रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हैव होल्डिंग अ वैलिड पासपोर्ट। ला इन्फेंट 2 साल का बच्चा, टूरिस्ट इंडिया में आया कम से कम 6 महीने, नॉट मोर देन 6 महीने के लिए। ठीक है, 12 महीने में से 6 महीने के लिए इंडिया है सिर्फ। पर्सनल इफेक्ट्स तुम्हारा कुछ भी बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। पूलिंग मतलब इकट्ठा करना। अब ऑफ अ पैसेंजर अंडर दिस रूल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंडिया में कैसे था उन्होंने ना, पूलिंग का मैं तुमको कैसे बताऊँ। अगर आर्टिकल्स आ रहे हैं इंडिया के अंदर कुछ, हाँ मतलब 4 लोग इंडिया में आ रहे हैं तो फिर वो उतना वर्थ ऑफ आर्टिकल्स नहीं ला सकते। ये सब चीज़ें पर पर्सन होती हैं।
ऐसा तो पूल नहीं हो सकता तुम्हारा और किसी और की लिमिट इकट्ठी और तुम्हारे नाम पर तुम ले आओ। वो हमने उसमें कहीं पर और भी पढ़ा था, इकोनॉमिक वो वाला चैप्टर में, ठीक है। रूल 3 and 4 ये वाला भी ना है, पर है बस, मतलब एक बार नज़र मार लेना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत, क्योंकि फालतू में है थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो बैगेज के रूल 3 और 4 लिखे हुए हैं, बैगेज अलाउंस के। अब देखो पैसेंजर, अंडरस्टैंड हल्का फुल्का। क्लास ऑफ पैसेंजर है तुम्हारा इंडियन रेजिडेंट या तो फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया या तो टूरिस्ट आया, ठीक है। पर इन्फेंट को नहीं गिन रहे, इन्फेंट को ज़बरदस्ती फिर वो गिन के ना एक बंदा बढ़ जाता है, बंदा बढ़ जाता है तो ज़्यादा बैगेज ले आते हैं इन्फेंट के नाम पे। उसने कौन सा ज्वेलरी लेनी है, उसने क्या करना है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगर आप इस तरीके से आए हो, ओरिजिन कंट्री फ्रॉम विच द पैसेंजर इज़ कमिंग, अगर आप आए हो कोई भी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान से, आर्टिकल्स अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स एंड ट्रैवल सोवेनिर्स, कोई भी पर्सन, तभी तो बोलता ना लैपटॉप खोल कर लाओ, मोबाइल यूज़ करके लाओ, बाहर से अगर बंदा ला रहा है तो सब यूज़ करके लाता, तो यूज्ड वाला सामान चलेगा। आर्टिकल अप टू 50,000 चलेगा इफ़ कैरिड इन द अकम्पेनिड बैगेज ऑफ द पैसेंजर। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला, अगर आप टूरिस्ट ऑफ अ फॉरेन ओरिजिन हो, यूज्ड की वैल्यू है 50,000। नहीं यूज्ड की तो कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरे उन्होंने बोला कि एक्सक्लूडिंग आर्टिकल 1, ऊपर वाले के अलावा वाले, ठीक है, कोई 50,000 के, उसके अलावा आप अब लेकर आ रहे हो टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है, और कहाँ से आ रहा है, अदर देन नेपाल भूटान से, तो अगेन ये लोग भी पर्सनल इफेक्ट लेकर आएंगे, कुछ भी ट्रैवल सोवेनिर्स लेकर आएंगे, और आर्टिकल अप टू लाएंगे 15,000, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको। अगला बोला अब इंडियन रेजिडेंट है या तो फॉरेन रेजिडेंट इन इंडिया है या तो टूरिस्ट है, और जो बंदा अब नेपाल भूटान से आ रहा है तो उसके लिए भी वही यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स या तो 15,000। अगर वो बंदा फ्लाइट से आ रहा है ना तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट्स और 15,000। अगर बाय लैंड आ रहा है, आ जाता ना, तो हाँ, तो सिर्फ यूज्ड वाला नीचे दिया हुआ देखो उसी डब्बे में। बोलने जाना इनको क्या करते हैं, ठीक है ना, नहीं मिलेगा। अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट है तो सिर्फ उसका पर्सनल वाला सामान हो सकता है, ऐसे उसके नाम पे लैपटॉप ले आए। अगला, द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ अ पैसेंजर कैन नॉट बी पूल्ड विद द जनरल ड्यूटी फ्री बैगेज ऑफ अलाउंस ऑफ अनदर पैसेंजर। बढ़िया। नेक्स्ट, ड्यूटी फ्री अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ज्वेलरी, अरे यार ये भी फालतू है। पैसेंजर रिटर्निंग टू इंडिया शैल बी अलाउड क्लियरेंस फ्री ऑफ ड्यूटी ज्वेलरी इन हिज बोनाफाइड बैगेज टू गिवन बिलो पैसेंजर हु हैज़ बीन रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर 1 year। लेके आ रहा है। जेंटलमैन आदमी है तो 20 ग्राम तक, कैप ऑफ 50,000। अगर लेडी है तो 1 लाख। आदमी जेंटलमैन होना जरूरी है। चलो, मिसलेनियस 40 ग्राम क्या, सोना 20 ग्राम में आ जाएगा 40 ग्राम। वो तो ले आ गई इसे ऐसा। मतलब 20 ग्राम या फिर 50,000। हाँ, अप टू कैप बोल रखी है ना कि तू 20 ग्राम तक ले आ, पर मैक्सिमम वैल्यू उसकी 50,000 ही होनी चाहिए। ये क्या बात है? ठीक है, बात हुई। जैसे दुबई में थोड़ा सस्ता मिलता है, कहीं कहीं सस्ता। ये सोने का रेट नहीं है कुछ और है। अब है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मिसलिनेशन का है ना, तो पहले ये तो पढ़ ले। डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड ड्यूटी, द नोटिस ऑफ, अच्छा CMSL सुना मैंने। द नोटिस ऑफ डिमांड मस्ट बी सर्व्ड इन राइटिंग क्लियरली मेंशनिंग द रीजंस एंड प्रोवाइडिंग द पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डिमांड कुछ गड़बड़ करी है, अब उसको नोटिस भेजा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं, बस होने वाला है। नेक्स्ट डब्बा, जनरली द शो कॉज नोटिस शुड बी सर्व्ड विद इन 1 साल। हमको लगता है ना कोई पंगा किया उसने तो हमको शो कॉज नोटिस भेजा, एरर के टाइम पे शो कॉज नोटिस भेजा 1 साल फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। साथ में हो, बस इतना कर लो। अगला उन्होंने बोला अब हमको लगता है तुमने कोई फ्रॉड किया है तो हम तुमको अगले 5 सालों तक में भी कभी भी शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं। अंडरस्टैंड, ड्यूटी तुमने नहीं भरी, हमने तुमको डिमांड भेजी, तुमने उसके हिसाब से शो कॉज नोटिस का आंसर दे दिया या तुमने एरर्स अपने बता दिए। अगर तुमने एरर करके ड्यूटी नहीं भरी है तो 1 साल में हमको तुमको देंगे, 1 साल ख़त्म हो गया फिर बात, वो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है। अगला, अगर तुमने कोई फ्रॉड किया है तो वो 5 साल तक ध्यान में रहो, हम तुम्हें 5 साल तक डिमांड भेज सकते हैं। अगले 2 डब्बे काट दो। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वीनियंस, बस
कोई भी गुड्स जो तुम्हारे हो सकते हैं कन्फिस्केट, कौन से 111 स्टेट्स दैट द फॉलोइंग इम्प्रॉपरली इंपोर्टेड गुड्स शैल बी लेविएबल टू कन्फिस्केशन। कौन सा, कोई तुमने सी या एयर से कहीं कोई गलत जगह पे उतरवा दिए, ऑफलोड कर रहे जहाँ पर अदर देन अपॉइंटेड कस्टम पोर्ट, कोई इम्पोर्ट किया है लैंड से या वाटर से थ्रू अ रूट अदर देन स्पेसिफाइड रूट, कोई रूट भी गलत तुम ले आए, कोई गलत रास्ते से लेकर आए, या तो ड्यूटीएबल है प्रोहिबिटेड गुड्स ले आए इंडिया में, या तो कंसील्ड गुड्स लेकर, मतलब गुड्स लेकर आए पर छुपा के। ठीक है, यहाँ तक हो। अगला, ड्यूटीएबल प्रोहिबिटेड गुड्स लेकर आए बट शुड हैव बीन डिसअलाउड डिस्क्लोज्ड, अगर डिस्क्लोज करना चाहिए तो तुमने नहीं किया। ड्यूटीएबल लेकर आए जो रिमूव आर्टिकल एरिया। अगला आ जाओ, 113 रिलेट्स टू फॉलोइंग इम्प्रॉपरली एक्सपोर्टेड गुड्स। सेम है, बस रीड कर लेना, वही प्रोहिबिटेड बताना था, नहीं बताया, नाराज हो गए। ठीक है, सेक्शन 15 डील्स विद कन्वेयंस विच आर लाइबल टू कन्फिस्केट। पूरी गाड़ी ही आपकी कन्फिस्केट हो जाएगी अब। ठीक है, अगर एनी वेसल विच हैज़ बिन विद इन इंडियन कस्टम वाटर्स, है ना, टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ गई अब वो, एनी क्राफ्ट जो इंडिया में आ गया, कोई भी है, विच हैज़ बिन अडॉप्टेड और फिटेड और स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर दैट इट पर्पोज टू अनेबल द कंसीलमेंट ऑफ गुड्स। वो आपकी शिप ऐसी बनी हुई है जिसमें सामान छुपाया जा सकता है, तो आपकी शिप कन्फिस्केट कर ली जाएगी। हुआ, समझ आया? ये कौन से थर्ड वाले पॉइंट है? थर्ड का फर्स्ट, हाँ। सेकंड का मैंने बोला रीड कर लेना, सेकंड पॉइंट पूरा। थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, शिप ऐसी है कि जिसमें सामान छुपाया जा सकता है। सेकंड, कन्वेयंस जिसके अंदर गुड्स जो डिस्ट्रॉय या प्रिवेंट वाले हैं, टू प्रिवेंट सीजर्स। उसके अलावा गुड्स जिसको बोला था कि रुको पर वो रुकी नहीं। बाकी पॉइंट्स कट कर दो। लास्ट में तो क्या है, एनिमल लेकर आ रहे हैं स्मगलिंग के लिए। अच्छा, कन्वेयंस एनिमल ही यूज़ किया जा रहा है स्मगलिंग के लिए। ऊँट पे सामान रख के ऊँट भेज दिया, तो ऊँट को कन्फिस्केट करते हैं। राजस्थान बॉर्डर पड़ता है ना, तो लोग ऊँटों को ट्रेन कर करके सामान भेज देते हैं। तो उनके अंदर भी करते हैं। उनके अंदर क्या अंदर? हाँ, अंदर। मैम, सामान और तो 6 पॉइंट कट करने हैं। थर्ड नहीं, रुक जा, थर्ड का 1 2 3 पढ़ा हमने, 4 और 5 कट कर दो। फिफ्थ में वो एनिमल लिखा हुआ है, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो रहने दो। मैंने मतलब कट करने बोला था, पर एनिमल ही है तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। डील्स विद कन्फिस्केशन ऑफ पैकेजेस, पैकेज कन्फिस्केट कर लिया। फिफ्थ पॉइंट जो मेन पॉइंट है ना, फिफ्थ वाला 119, वो कट कर दो। सेक्शन 120 एंड 121 states that where the smuggled goods undergo a change in their physical forms post smuggling, even then they would be liable for confiscation. ठीक है, स्मगलिंग कर रहे हो सोने की, सिक्के की, ये वो, तुम हार वूरू जो भी है तुम्हारा, और आगे उसका चेंज कर दिया प्रॉपर्टी। अगला रिफंड पर आ जाओ, बाकी छोड़ दो। मिसलेनियस टॉपिक में भी मिसलेनियस वही बोल रहा हूँ मैं, यही मैं भी बोल रहा हूँ, इसको छोड़ ही देना। इसलिए इसका यूज़ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा, जो है काम का। रिफंड चलो। रिफंड में क्या हो रहा है? हाँ, ऊपर का डब्बा 12वें पॉइंट तक काट दो। अगला डब्बा, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जल्दी तो बोलने जा रहे हो तुम लोग। Where export of goods on duty has been paid, such duty shall be refunded to the person by whom or on whose behalf it was paid. Import goods हुआ था, export कर दिया, duty refund. Where on the export of goods any duty has been paid, such duty shall be refunded to the person by whom on such behalf it was paid if the goods are returned. नहीं, ये वो है कि मैंने सामान भेजा, तुमने वापस भेजा, रिटर्न आ गया सामान। हाँ, वो सामान वापस आ गया तो मेरा रिटर्न हो गया, तो इम्पोर्ट क्या बोलते हैं, रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी हो जाएगी। दूसरा, गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर रिफंड आप फाइल कर दोगे 6 महीने में फ्रॉम द डेट ऑफ प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस। आया समझ? तुमने सामान भेजा, अप्रूव नहीं हुआ, वापस आ गया, 1 साल के अंदर अगर वापस आ गया, या तो रीसेल के लिए वापस आ गया, 6 साल में अंदर एप्लीकेशन कर दो, 6 महीने में एप्लीकेशन कर दो, और वो रिफंड आएगा जब क्लियर हो जाएंगे। अगला भी रिफंड ही है तुम्हारा। बाकी उन्होंने ये इम्पोर्टेड गुड्स का है, ये भी वही वाला, एक बार इसको रीड करना, सेम है, क्लियरेंस वाला सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पीस में 6 महीना, ये सब कुछ सेम है, प्लीज़ इसको रीड करना, कट मत करना। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट से पूछते नहीं है इसमें, ऐसा बोलना, एक्सपोर्ट से ज़्यादा पूछते नहीं है। नहीं पूछते हैं ज़्यादा।
मिसलेनियस अब आ जाओ, अगला मिसलेनियस। हाँ, अब ये ना, ये हमने पढ़ रखा है, सिमिलर ही है सारा का सारा। क्यों? वो बिल ऑफ एंट्री वो सब दिया हुआ है। देखो, कस्टम प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी, आप पहले सेल्फ असेसमेंट ऑफ ड्यूटी करते हो, कितनी मेरी ड्यूटी लगेगी, वो किस हिसाब से, बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से करते हो सारा। द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर मस्ट सेल्फ असेस द ड्यूटी इफ एनी लेविएबल ऑन सच गुड्स, दीज सेल्फ असेसमेंट गुड्स में बी वेरीफाइड, एग्जामिन, टेस्टेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। बाकी वेरिफिकेशन होती है सारे गुड्स की। सेकंड लाइन, टू प्रोड्यूस एंड डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट एज द केस में भी, आप लेकर आओगे सारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जबरदस्त। तुम भी अभी काटे कुटे ही मार रहे हो ना। हाँ, ठीक है ठीक है। थर्ड वाली लाइन, when it is found on verification, examining or testing that the goods or otherwise that the self assessment duty is not done correctly, तो प्रॉपर ऑफिसर आपकी ड्यूटी रीअसेस करेगा। आपने पहले रीअसेस अपने आप सेल्फ असेस किया, पे करने आए, ढंग से नहीं पे करी, रीअसेस हुई। अगला, अगर रीअसेसमेंट हुआ, कुछ अलग पता लगा, तो उस हिसाब से तुम्हें भरवाएंगे। डन इज सो कॉन्ट्री टू दैट सेल्फ असेसमेंट डन। एक्सपोर्टर विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के हिसाब से तुम्हारा दोबारा चेक करेगा। ठीक है, पढ़ना तुमने है नहीं, 5th पॉइंट भी मार्क कर लो, पढ़ लेना बाद में। तो मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ, गला सुखा रही हूँ। नहीं पर नहीं, ठीक है ना, पर मार्क तो कर लेना, जब भी तो पढ़ोगे। अच्छा, एक यहाँ तक 6th पॉइंट जो है ना, रिफंडेड एज द केस में बी एंड बी पॉइंट ऐसा करके लिखा हुआ है, प्लीज़ मार्क करो। वहाँ तक ब्रैकेट क्लोज कर लो, आगे का काटना है क्योंकि 6th पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 लाइन तक की आई थिंक, एज द केस में बी एंड बी ऐसा लिखा है, तो एज द केस में भी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हाँ ठीक है। 7th पॉइंट, अभी 7th पॉइंट में बाजू में 15% लिख लो, और 8th पॉइंट में 6 मतलब साइड पे वहाँ पर 15 और 8%। ठीक है, 8th पॉइंट पे 8%, 8 का 6% लिख दो। अरे यार, उसके बाद प्रोहिबिटेड गुड्स कौन से, नेशनल सिक्योरिटी वाले, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, स्मगलिंग, एक्सचेंज, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑफेंस डिक्लेयर किया या तो मिस डिक्लेरेशन किया, वायोलेशन ऑफ अलाइड एक्ट्स और एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, लीडिंग ऑफ गुड्स एट अनऑथराइज्ड पोर्ट, कहीं और उतार दिया। क्रिमिनल ये तो वैसे भी हम नहीं पढ़ते, पर ठीक है। पनिशमेंट अप टू 7 साल, 50 लाख, नॉन बेलेबल ऑफेंस। फ्रॉडलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक है तो 50 लाख एंड इज ऑल्सो नॉन बेलेबल। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी ये वाली है। फर्स्ट 3-4 देख लो, और नीचे की 2 है ना, वो कट कर दो एग्जैक्टली, अप टू 5 टाइम्स और नॉर्मल लिमिट दोनों कट कर दो। एडवांस रूलिंग, दिस रेफर्स टू डिटर्मिनेशन बाय द अथॉरिटी ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट एस्टैब्लिश। अच्छा देखो, कस्टम ड्यूटी का भी एक्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए, हमने तो जो पढ़ा है उसमें तो कुछ भी नहीं था, राइट। तो कई बार ऐसा होता है ना, नहीं पता होता, जैसे हम लोग इनफॉर्मल गाइडेंस मांग रहे थे, टैक्स में एडवांस रूलिंग मांग रहे थे, हम यहाँ पर भी एडवांस रूलिंग ही मांग रहे हैं कि गाइड कर दो क्या करना है। रिगार्डिंग द लाइबिलिटी टू पे ड्यूटी, सेकंड लाइन में दिया हुआ है, इन रिलेशन टू एक्टिविटी प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय एन एप्लीकेंट। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कस्टम एक्टिविटी अबव एंड वुड अप्लाई टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। कोई भी चीज़ के लिए आप गाइडेंस मांग सकते हो। एप्लीकेशन इज मेड इन क्वाड्रीप्लेट, 4 कॉपियाँ भेजनी पड़ेगी, एंड कैन बी विड्रॉन विद इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन। तुम्हें 30 दिन में अपना भी सवाल का जवाब पता लग गया तो इट इज़ इम्पेरेटिव टू नोट दैट फॉर द मैटर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल और कोर्ट वुड नॉट बी एडमिसिबल अंडर एडवांस रूलिंग। मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ जिस पर केस चल रहा है तो उसकी एडवांस रूलिंग थोड़ी मांगोगे तुम। ठीक है, अगला, रूलिंग मस्ट बी मेड विद इन 90 days। सेटलमेंट कमीशन काट दो।